नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की यह तीसरी वीडियो है जिसमें हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं संविधान के बारे में कुछ बता दूं। भारतीय संविधान को भागों में बांटा गया है, ये आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले भागों में बांटा गया है, भाग में बांटा गया है, ठीक है, भाग में, और भाग से फिर अध्याय में बांटा गया है। अध्याय में बांटा गया है यानी चैप्टर में। चैप्टर के बाद इसको आर्टिकल में बांटा गया है, मतलब अनुच्छेद में। अनुच्छेद में बांटा गया है। अनुच्छेद के बाद इसको सब आर्टिकल, क्लोज में और सब क्लोज में इसको बांटा गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसलिए इसको इस तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल की। पहला अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के भाग 1 में है और इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद के अनुसार लिखा गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब यूनियन होगा। ये भारत की अनुसूची में सभी राज्यों तथा भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की गई है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ, सबके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है, संसद को क्या शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, विधि द्वारा या जो वो ठीक समझे, संसद में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसकी स्थापना कर सकता है, नए राज्यों की। संघ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको लग रहा है संघ में क्या कर सकता है, नए राज्यों की, संघ में। तो अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। 2 शक्तियाँ कौन कौन सी है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे और नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारत संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश और गठन की बात करता है। मतलब कि वो हिस्से नहीं जो भारत में है, बल्कि वो हिस्से जो भारत में नहीं है। मान लो कि इंडिया चाइना वार हो जाता है तो तिब्बत का क्षेत्र हमें मिल जाता है, तो उसको इसके आधार पर भारत में मिला लिया जाएगा, क्योंकि अभी वो भारत का हिस्सा नहीं है, तो वो फिर भारत का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, मतलब जो भारत के हिस्से नहीं है, उनको भारतीय संघ में शामिल करना आर्टिकल 2 के तहत होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को नए राज्य के निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं में नाम परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसमें जो कहा गया है आर्टिकल 3 में, वो कहा गया है कि संसद को नए राज्य निर्माण करने, मतलब संसद कोई नया राज्य बनाना चाहती है तो बना सकती है। वर्तमान राज्य मतलब कि अभी जो फिलहाल में राज्य हैं उनकी सीमाओं में कोई चेंजिंग करना चाहती है, जैसे कुछ हिस्सा पंजाब का हरियाणा को दे दे, हरियाणा का पंजाब को दे दे, बिहार का हिस्सा थोड़ा छत्तीसगढ़ को दे दे, तो इस तरह से वो कर सकती है। सीमाओं या नाम में परिवर्तन, मान लो कि जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया, तो इस तरह नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इसकी सिफारिश संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक विदाउट राष्ट्रपति की अनुमति के पेश नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई भी अगर इस तरह का विधेयक होगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। ठीक है, विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसकी राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। मान लो कि हम किसी राज्य क्षेत्र का नाम या कुछ क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस राज्य की सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होगी कि राष्ट्रपति उसको मानेगा ही या नहीं मानेगा। मान लो कि यूपी को हम यूपी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो भी है कि यूपी सरकार से केंद्र सरकार को पूछने की अनुमति पूछ सकता है, बट उसके लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि भाई राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा या फिर संसद को मानना ही पड़ेगा, ये बाध्यकारी नहीं है, वो सलाह दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जो अनुच्छेद 2 है, नए राज्यों का प्रवेश और गठन और नए राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3। ठीक है, संविधान, ये जो है संविधान के अनुच्छेद 368 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि ये जो भी संशोधन होगा आर्टिकल 2(3) के अकॉर्डिंग, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि 368 के तहत संविधान संशोधन किस प्रकार होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप बस इतना ही समझिए कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और एक ज़रूरी बात और है इसमें कि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मतलब कि भारत का कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। मान लो कि यूपी का है कि मैं अलग देश बनना चाहता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भारत अविनाशी, राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। बेरुवाड़ी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। याद रखिएगा, कोई राज्य क्षेत्र मतलब भारत का कोई क्षेत्र संसद के द्वारा किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। संसद द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, मतलब कि संसद अगर संविधान में संशोधन करती है तो वो राज्य दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरुवाड़ी राज्य पाकिस्तान को सौंपा गया था 9वें संविधान संशोधन द्वारा। और 100वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा भी गया, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश से भारत ने लिया भी है। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समितियाँ हैं। मतलब भारत में जो भी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और उससे जुड़ी समितियों के बारे में इसमें बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, चाहे IAS एग्जाम हो, चाहे PCS एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1948 में गठित एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन ना करने की, याद करिएगा, ना करने की सिफारिश की थी। मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 1948 में जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया ने राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार किया। तो ये भी याद रखना। इसके बाद जो जेवीपी समिति आई उसने भी भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने का अस्वीकार दिया। इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामामलु ने आमरण अनशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 56 दिन बाद उनका निधन हो गया। अब ये तो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इसके निधन के बाद समाज में अराजकता का माहौल फैल गया। साउथ में दंगे फसाद होने लगे, बसों में आग लगा दी गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फूंक दिए गए, बंद का ऐलान हो गया, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई थी। तो जब देखा समाज में इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो फिर इसी घटना से मजबूर होकर सबसे पहले सरकार ने मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करके आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया 1953 में। तो इसका मतलब है सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना, वो बना आंध्र प्रदेश। और किससे अलग हुआ था? मद्रास से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें KM पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। इसके अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये वो सभी हैं जो धीरे धीरे भाषा के आधार पर या किसी भी आधार पर अलग अलग राज्य बनाए गए, जिसमें मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 है, जिसमें द्विभाषी मुंबई को महाराष्ट्र मराठी भाषा और गुजराती भाषा के आधार पर अलग किया गया। 10वें संविधान संशोधन 1961 के आधार पर दादर नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया और 1954 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी कंटिन्यू होता रहा और 12वें संविधान संशोधन 1962 में गोवा दमन द्वीप को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया, जिन्हें पुलिस कार्रवाई द्वारा 1961 के द्वारा अधिकृत किया गया था। फिर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। आगे बढ़ते 1954 में फ्रांस द्वारा हस्तांतरित पुद्दुचेरी 1962 तक शासन अधिकृत क्षेत्र के तहत और 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किसे? पुद्दुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर ट्वीनसांग, याद रखिएगा इनका नाम, ट्वीनसांग क्षेत्रों को मिलाकर 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का निर्माण हुआ।
1966 में पंजाब को विभाजित करके 17वां राज्य हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण हुआ और 71 में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश 18वां केंद्र शासित से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा व उपराज्य मेघालय को 21वां को राज्य का दर्जा दिया। मणिपुर को 19, त्रिपुरा को 20 और मेघालय को 21 और 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। वहाँ की जनता के द्वारा चोग्याल का शासन समाप्त करने के पश्चात जनमत की इच्छा के अनुरूप भारत सरकार ने 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां भारत का पूर्ण राज्य बना दिया। सिक्किम के प्रशासन के लिए अनुच्छेद 371 371 च में विशेष प्रावधान किया गया है। ये भी आपको बताऊंगा 371 क्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार 1987 में मिजोरम 23वां, अरुणाचल 24वां को राज्य बनाया गया और वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ को 26वां और उत्तराखंड को 27वां और झारखंड को 28वां राज्य का निर्माण किया गया और 84वां संविधान संशोधन किया गया। 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से 29 राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ और तेलंगाना श्री कृष्ण आयोग से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है और अभी फ़िलहाल में हुआ है तो चर्चा का विषय भी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। मतलब एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप को केंद्र शासित में विलय कर लिया। पहले ये अलग अलग थे, अब इन दोनों को एक कर दिया गया। तो विधेयक 2019 के 3 दिसंबर 2019 को दोनों संसद से पारित हो जाने के बाद वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 और राज्यों की संख्या 28 अभी बनी हुई है और ये 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा जितने भी टॉपिक थे ये सब हमने कवर किए हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोग सोचते हैं इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बड़े बड़े महान टीचर हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बच्चे बेचारे उसी को मान लेते हैं। तो उन सब की बातों को इग्नोर करना। तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको दिखा दूँ कि वाक्य में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यूपी PCS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन और राज्यों का यूनियन। बताइए आंसर, बताइए। ये यूपी PCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है राज्यों का यूनियन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये सब इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है, तभी आपको बता रहा हूँ। गोवा को 1987 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत, ये याद रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। गलत, सही, सत्य, असत्य, ये बहुत ज़रूरी है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ना। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन गोवा से अलग किया गया। दादर नागर हवेली वर्ष 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। अब बताइए, ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, सोचिए। IAS के पेपर में सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, इसका आंसर है डी। और डी आंसर क्यों है वो भी आपको बता देता हूँ कि डी जो आंसर है इसमें पूछा गया दादर नागर हवेली 1954 में तो हुआ, लेकिन फ्रांसीसी औपनिवेशिक नहीं था, पुर्तगाली था। यहाँ पर किसका शासन था? पुर्तगाल का। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसमें गलत पूछा था, तो इसमें गलत क्या है? फ्रांसीसी नहीं है बल्कि पुर्तगाली थे। ठीक है, दादर नगर हवेली में कौन थे? पुर्तगाली थे। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा निम्न में से असत्य है? तो मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले से संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो बताइए, तो ये तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था भाई, संघ शासित था, और ये भी आपको पढ़ा दिया, ये भी आपको पढ़ा दिया, ठीक है, और ये वाला भी आपको पढ़ा दिया था। बताइए, तो इसका आंसर है हमारा, बोलिए। ये भी सोचिए, RS राजस्थान, अभी यूपी में पूछा था, IS में पूछा था, और अब ये RS में राजस्थान में पूछे गए प्री का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारा मैसूर है। ठीक है, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया था, तो ये असत्य है। तो मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के अनुसार कर्नाटक किया गया था। याद रखिएगा, क्या किया गया था?
कर्नाटक किया गया था। और यहाँ क्या लिखा था? तमिलनाडु। तो ये हमारा आंसर सही है क्योंकि इसमें असत्य हमें बताना था। आगे हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारतीय संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? ये भी सोचिए, आईएएस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2007 में ही पूछा है। तो हमारा ए सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, हरियाणा। बताइए इनमें से कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो बताइए इसका आंसर हमारा है डी। तो ये हमारा सबसे पहले नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। आगे हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। मतलब राज्यों की सीमा अगर बदलनी है तो किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? ये भी अभी पीछे मैंने पढ़ा है। तो राज्य के विधान सभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा, सोचिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस। ठीक है, तो वहाँ भी पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा डी है कि राज्य की, मतलब जो राज्य है उसकी अनुमति पूछने की ज़रूरत नहीं है, संसद खुद ही इसमें चेंजिंग कर सकती है। राज्यों की सीमा में बदलाव संसद द्वारा किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? सोचिए, कैसा बहुमत चाहिए? तो अभी मैं आपको बता रहा था ना 368 आर्टिकल के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी केवल साधारण बहुमत की। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है साधारण बहुमत। सोचो, बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब कि देश के हर स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें भी पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो इसमें कोई आप मुझे टेलीग्राम में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। कोई भी इंक्वायरी हो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और बाहुबली टीचरों से बच के रहना, नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको। ठीक है, पैसा भी जाएगा, जॉब भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, पूछा यहीं से जाएगा, लेकिन वो घुमा फिरा के आपको छोटे छोटे नोट्स देते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। तो बुक पढ़ो, बुक पढ़ो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।